वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। यहाँ पर साइंस के लिए कंप्लीट कलेक्शन लिखा हुआ है। इट मीन्स जनरल साइंस के लिए आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे और पीछे शिक्षा विद शालिनी लिखेंगे तो आपको वो टॉपिक यहाँ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा भी चैनल पे कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम आज से कुछ वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको हर मंडे और थर्सडे को इवनिंग में 6 बजे तक वो वीडियोस मिल जाएंगे। जनरली ये जनरल साइंस के वीडियोस हैं जो किसी भी कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा ये बात करें हम तो किसी भी एग्ज़ाम की जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो भी बच्चे आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी कहीं 10th क्लास के लिए स्टडीज़ कर रहे हैं वो लोग लाइव क्लास ले सकते हैं हमारे ऐप से जाके, और इसके नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पे जाके हमारे एप्लीकेशन पे जाके आरएस के लिए और क्लास 10th के लिए अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे तो आपके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है ही सही। फाइन, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक बेसिकली देखा जाए तो 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, और इसके अलावा बेसिकली जो हमने चूज़ किया है वो आरएस के हिसाब से यहाँ पर चूज़ किया है। तो इस टॉपिक को आप देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगता है। ठीक है, आपको ये समझ आता है, नहीं आता है, या इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण है तो ये हमारे आरएस के फिजिक्स के सिलेबस का पहला टॉपिक है। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड जब होते हैं यानी कि दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी जब भी होती हैं, वो दोनों एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन यानी आकर्षण का फोर्स लगाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सिर्फ चांद सितारे होंगे या अर्थ और मून होगा, केवल वहाँ पर ऐसा फोर्स क्रिएट होगा। कोई भी का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी, इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर दो पेन हैं, दो हमारे पास पेन है, या अगर हम कहें दो बॉल हैं खेलने की, उसके बीच में भी अगर उनके बीच में भी देखा जाए तो वहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। पर क्या होता है कि वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना कम होता है कि वो जो दो बॉल हैं वो हमें पता नहीं चल पाता है कि इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है भी या नहीं है। तो क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स ना द्रव्यमान पर निर्भर है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ये एक दुर्बल बल है, बहुत वीक होता है, इसीलिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ये हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली जब भी ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया है, मून हो गया है, सन हो गया है, ब्रह्मांड में जो पिंड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तब वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना इतना होता है कि उसे कंसीडर किया जा सके, वरना तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की अगर हम देखते हैं तो जनरली हम यही कहते हैं कि अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन। तो हमने अभी समझा कि ग्रेविटेशन तो बेसिकली देखा जाए तो इनके बीच में भी लगता है जो बॉल्स हैं, और ग्रेविटेशन इनके बीच में भी लगता है जो बड़े बड़े पिंड हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन होती है ग्रेविटेशन जो होता है जब दो पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। मतलब सिंपल बात है, जब दो ऑब्जेक्ट या दो पिंड और वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उसमें जो बल काम करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, नाउ तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में अभी हमने एक चीज़ देखी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो अगर हम ये दो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के कंसर्न में ले लें, कैसे कि हमने दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने अर्थ ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले लो, आप एक बॉल भी ले सकते हो, आप एक मून भी ले सकते हो, है ना, और आप यहाँ पे एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन है, कोई पक्षी है जो अर्थ के ऊपर है, या अगर एक ह्यूमन भी है जो इस अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, इंसान है वो भी अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये
इस पे जो ग्रेविटेशन लग रहा है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये एरोप्लेन है या ये ह्यूमन है, इंसान है, या ये एक बॉल है जिससे वो खेल रहा है, या एक चंद्रमा है, इन पे जो भी ग्रेविटेशन लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है? पृथ्वी के वजह से। तो अगर पृथ्वी के वजह से किसी भी वस्तु पर ग्रेविटेशन लगता है तो उसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज द गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है पृथ्वी से जो भी लगता है उसको। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, किसकी? ग्रेविटेशन फोर्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे? क्योंकि चूंकि एक फोर्स है, अब फोर्स है तो डेफिनेटली इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो एक दुर्बल प्रकृति का बल होता है। दुर्बल प्रकृति का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि जब भी जो दो छोटी छोटी बॉल होती हैं और उन बॉल के बीच में ग्रेविटेशन लगता है तो वो इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, लेकिन जब एक पृथ्वी के वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो कंसीडरेबल होता है, पता चलता है। अगर अर्थ है हमारी और अर्थ ने एक एप्पल के ऊपर बल लगाया तो एप्पल गिर के नीचे अर्थ पर गिर जाएगा, लेकिन नीचे अगर एक बॉल है और दूसरी साइड एक बॉल है तो वो एक बॉल दूसरी बॉल को खींच नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है। तो ये जो बल है ना, मतलब जब भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे और एक छोटा ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये बड़ा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब दो छोटे ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इसमें कोई ग्रेविटेशन लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। लग रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक दुर्बल बल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है। अच्छा, बल ना दो तरह के होते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं तो आकर्षण होता है, और एक दूसरे को धक्का देते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे चुंबक में आपने देखा होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये सदैव आकर्षण बल होता है, कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करता है। तभी तो देखो ना, एप्पल गिरता है तो अर्थ की तरफ ही आता है, अर्थ से दूर कभी नहीं जाता है। ठीक है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अर्थ है और अर्थ पे कहीं कहीं पे पानी है। ठीक है, कहीं कहीं पे पानी है और कहीं कहीं पे पहाड़ माड़ भी हैं और अर्थ पे व्हाटएवर। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने ये पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं कि जो भी ग्रेविटेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल जो त्वरण होता है, तो वो हमेशा इतना ही रहेगा, वो पानी वानी में या इस पे चेंज नहीं होता है। तो वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि गैस हो, सॉलिड हो, है ना, गैस हो, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटेशन हमेशा तीनों चीज़ों में बराबर लगता है। यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का क्या मतलब होता है, देखिएगा। सपोज करते हैं ये है अर्थ, ठीक है, और ये बना दिया मैंने मून या कोई दूसरा ग्रह, जैसे मंगल ग्रह वगैरह, या जो भी आपको बनाना है बना दीजिए। अब यहाँ से फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का इस ऑब्जेक्ट पे, तो क्या ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ लगेगा? कहाँ से, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की दिशा क्या होगी? ठीक है, वैसे भी आपको एक चीज़ बता दूं, जो बल होता है ना, बल यानी फोर्स जो होता है, हमेशा इसकी एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। सदिश का मतलब होता है इसकी हमेशा एक दिशा होती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना, इसकी भी एक दिशा होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि वैसे जनरली मैं ये सब नहीं बोलती हूँ, बट फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगती है ना, तो आप इसे शेयर वगैरह कर देना। क्यों? क्योंकि जब व्यूज़ कम आते हैं ना तो हमारा मन ही नहीं करता है, लगता है कि हाँ ठीक है, 100 200 300 लोगों ने देखना है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं बनाते हैं। पर जब ज़्यादा लोग देख रहे हैं ना तो हमें एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं यार, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं हमारी वीडियो का, तो हमें बनाना चाहिए। तो हमारे लिए भी तो कोई मोटिवेशन होना चाहिए ना। हम लोग आपसे पैसे तो ले नहीं रहे हैं वीडियो बनाने के, तो एटलीस्ट यही मोटिवेशन हमारे लिए काम करता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगे तो शेयर कर देना, अदरवाइज योर चॉइस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि ये केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि ये अर्थ है और ये हमने एक दूसरा पिंड ले लिया है, ये बृहस्पति हो सकता है, मंगल, चांद, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये फोर्स सदिश राशि है, बल जो होती है सदिश होती है, तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ कंसीडर की जाएगी? तो ये जो अर्थ है ना, अर्थ के सेंटर से ये शुरू होगी और दूसरे पिंड के
सेंटर तक ये जाएगी, ठीक है, ऐसे सरफेस वर्फेस पे नहीं लगती है। या अगर हम अर्थ से, हम यहाँ पे ये एप्पल है या ये इंसान, वापस एक इंसान को खड़ा कर देते हैं, ये देखिए इंसान खड़ा हुआ है, तो इस पे भी जब बल लगेगा ना तो वो सेंटर से लगेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये केंद्रीय बल है, केंद्र से केंद्र तक जाता है। संरक्षी बल है, ये एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का क्या मतलब होता है कि मतलब ये कार्य पर निर्भर नहीं करता है। ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि ये ना कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसके द्वारा किया गया, क्योंकि बल है तो बल है तो कोई ना कोई ये कार्य करेगा। तो कार्य करने के लिए मतलब आप इसे दूसरे तरीके से यूं समझ सकते हैं कि जैसे ये अर्थ है और ये मून है, अगर मून यूं चक्कर लगा रहा होगा तो, या फिर मून ऐसे चक्कर लगाएगा तो मून कहीं भी मूव करे, ये इसके मूव करने की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड इस पे करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, और इनके बीच में दूरी कितनी है। सिर्फ ये इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये खुद के एक पिंड के मास पे, दूसरे पिंड के मास पे, मास मतलब द्रव्यमान, और इन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इनका पाथ क्या है, ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इस चीज़ पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यह अन्योन बल है। अन्योन बल का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये अर्थ है और ये मून है, अर्थ से मून पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और मान लेते हैं ये ग्रेविटेशन फोर्स का जो अमाउंट है वो 15 है, मतलब 15 की मात्रा का, मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई, आप ये समझ लो कि 15 की मात्रा का ये ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा है मून पर। अब ऐसा करते हैं कि ये अर्थ है, ये मून है ना। मैं एक मिनट ये इरेज कर दूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए सपोज करते हैं ये है हमारी अर्थ और ये है मून, इस पे ई लिख देती हूँ, अर्थ हो गया है और ये हो गया है मून। अब अर्थ से मून तक कोई ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, और ये ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, 15, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक और प्लेनेट आ जाता है, सपोज कोई एक्स प्लेनेट यहाँ पर आ जाता है बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये अर्थ एक्स पे भी कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, हाँ जी लगाएगी। कितना लगाया, मान लो इसने 12 फोर्स का 12 न्यूटन का इस पर फोर्स लगा दिया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिया। अब इसको न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स है ना, तो फोर्स की राशि न्यूटन होती है, मात्रक। अब यहाँ पे ये एक्स है ना, ये मून पे भी कोई फोर्स लगाएगा क्योंकि भाई ये भी एक पिंड है और ये भी एक पिंड है, और सपोज करते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन का कोई फोर्स, बस इतना कम नहीं होता है बट फिर भी मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का किस पे कोई फोर्स क्रिएट हो रहा है, राइट। तो इस एक्स के होने से अर्थ और मून के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये एक्स बीच में आ गया तो ये 15 से कम होके 13 या 15 से बढ़ के 18 हो जाएगा, नहीं, इतना नहीं होगा। ये एक्स हो या एक्स ना हो, इससे अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक अन्योन बल है, यानी ये किसी अन्य की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, इसे अन्योन बल कहते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है ना, इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, देखिए हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे कि एक पिंड है हमारा और एक दूसरा पिंड है। जनरली हम ये छोटा नहीं लेंगे, ये बड़े बड़े पिंड लेंगे, इतना पढ़ा। साथ में हमने पढ़ा कि इसके सेंटर से एक फोर्स लगेगा इसके सेंटर पे, ठीक है, एक फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ दूरी पर स्थित होंगे। ये मान लेते हैं इतनी दूर है, ठीक है। अब ये जो पिंड है उसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास मतलब द्रव्यमान हो गया m1 kg में आएगा, और इसका द्रव्यमान ले लेते हैं m2 kg, ये भी kg में आने वाला है। और ये कितनी दूर है, ये r की डिस्टेंस पर है, r मतलब r मीटर ले सकते हो आप, r मीटर दूर स्थित है, ओके, r मीटर दूर है। ये 1 नंबर का पिंड है और ये 2 नंबर का पिंड है,
ओके, ये m1 किलो भार का है, ये m2 किलो भार का है और एक दूसरे से r मीटर दूर ये स्थित हैं। ओके, अब क्या है कि हमने ये कहा कि जो भी फोर्स लगेगा ना इन दोनों के बीच में, कौन सा वाला, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, जो भी फोर्स लगेगा वो ना m1 पे डिपेंड करेगा। अगर m1 कम होगा तो फोर्स कम होगा, m2 ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 के, यानी जिस एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि भी बढ़ जाती है। ठीक है, सिमिलरली यही जो फोर्स है, ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो m2 पर भी निर्भर करेगा। m2 किसका भार है, इसका भार है, तो इसका भार है यानी वो m2 पर भी निर्भर करेगा और m1 पर भी निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी m1 जब ज़्यादा होगा, m1 जब ज़्यादा होगा तो f भी ज़्यादा होगा, जब m2 ज़्यादा होगा तो f भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये डिपेंड करता है। फाइन, नाउ ये जो f है ना वो एक और चीज़ पे निर्भर करता है, वो होता है r, पर ये r के ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना ये बल जो है वो कम होते जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो हमने 3 रूल यहाँ पर बेसिकली देख लिए कि जो फोर्स है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, m1 पर, m2 पर और इनके बीच में होने वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक ही जगह मिला के लिख देते हैं। भाई लिख दो, f है, f के साथ में हमने क्या किया, m1 को भी लिख दिया, m2 को भी लिख दिया और r पे डिपेंड करता है, यानी कि वो बेसिकली r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब ये लो डिपेंड करता है। ये इस तरीके से हमने इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट कर दी। नाउ देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमें ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमें ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, और जब भी आप इस डिपेंडेंसी को हटाते हो तो आपको कुछ ना कुछ इस इक्वेशन को देना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इसको एक नंबर दे दिया, यानी f जो है हमने इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हमें कुछ देना पड़ेगा, तो हमने उसको दे दिया g। g को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रही, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब किसी ने पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये अपनी मर्जी से क्या लिख दिया आपने, तो हमने ये कहा कि जब भी हम ये डिपेंडेंसी वाले साइन को हटाते हैं, यहाँ से डिपेंडेंसी वाले साइन को हटाते हैं तो हमें कुछ देना पड़ता है, और हमने वहाँ पे जी दे दिया। तो आपसे ये पूछा गया, एक्चुअली आपसे नहीं पूछा गया, न्यूटन से पूछा गया। ये नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन से पूछा गया कि न्यूटन भाई साहब ये जी क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जी एक नियतांक है, नियतांक होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा चेंज नहीं होती है तो आप बता दो इसकी वैल्यू कितनी है, तो उन्होंने कहा इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसकी एक यूनिट भी होती है, वो आपको याद रखनी है। वैसे हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर याद आप रख लेंगे तो अच्छा होगा। दैट इज़ द न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हमने ये यूनिट कैसे यहाँ पर निकाली है। ठीक है, तो अब आप बात करें कि ये जो g है ये नियतांक है ना, तो ये नियत रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। चाहे आप m1 की वैल्यू बदल दीजिए, m1 की वैल्यू बदल दीजिए, g तब भी नहीं बदलेगा। m2 की वैल्यू बदल दो तब भी g नहीं बदलेगा। आप r की वैल्यू चेंज कर दो तब भी नहीं बदलेगा। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइएगा तब भी इस g की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जो चीज़ें कांस्टेंट है आपको वो लर्न करनी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी कि g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। ठीक है, ये नियम हमने क्यों पढ़ा, क्या इसका कोई यूज़ है क्या, तो हाँ जी थोड़ा सा इसका यूज़ हम देख सकते हैं इस तरीके से। हाँ जी, अच्छा लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं इसका क्या उपयोग है। इसका उपयोग ये है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का मतलब ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल होता है तो वो क्या करता है कि धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, इवन जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल को अर्थ के आसपास घेरा बना कर रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये वायुमंडल यहाँ से चला जाता और शायद
शायद क्या 100% अर्थ पर जीवन संभव ही नहीं होता। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, ये सब धरती पे चिपके रहते हैं, यूनिवर्स में कूद नहीं जाते हैं, तो किसके वजह से संभव है? गुरुत्वाकर्षण के नियम से संभव है। दूसरा चीज़ ये है कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा जो गति कर पा रहा है ना, तो वो किसके वजह से गति कर पा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गति कर पा रहा है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स से इसको मुक्त कर दिया जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से इसको मुक्त कर दिया जाए, तो ये चारों ओर तरफ चक्कर नहीं लगाएगा। तो सेम बात है, इसका मतलब तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वो भी किसके वजह से लगा रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगा रहे हैं। अगर सूरज का, सन का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो ये सारे ग्रह यहाँ पर चक्कर नहीं लगा पाते। ठीक है, और एक मैंने आपको बताई दिया कि एटमॉस्फेयर हमारा जो पॉसिबल है, अर्थ पर जो जीवन संभव है, वो जीवन किसके वजह से संभव है? इस फोर्स की वजह से संभव है। तो समझ के देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको चीज़ समझ आई होंगी और आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर वगैरह कर देंगे। अगर इस वीडियो पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है तो हम अगली वीडियो जल्दी ही आपको लेके आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको RS के लिए कुछ क्लासेस मिलेंगी जो कि लाइव भी होंगी, और वहाँ पे नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो RS की अगली भर्ती आप के लिए बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो आप RS की अगली भर्ती के लिए साइंस आपको फोबिया ना बने तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।